हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ बिहार स्पेशल। हम लोग बिहार स्पेशल के सारे सेगमेंट्स को एक एक करके कवर करेंगे और एग्ज़ाम हमारा 13 सितंबर को होने जा रहा है। कोशिश है कि उससे पहले काफ़ी डिटेल्ड मैनर में हम पूरे सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करें और उसी के लिए आज ये पहला लेक्चर है हमारा और हम एंशेंट हिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। जो बिहार का रीज़न है उससे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एंशेंट हिस्ट्री वाले सेक्शन से, उसको मोस्टली कवर किया जाएगा। और आज स्टार्ट करते हैं, चलिए, प्री हिस्टोरिक एज से। तो जैसा कि नेशनल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइड करके, एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न। सेम फॉर्मेट बिहार का भी है और प्री हिस्ट्री नेशनल में भी सेम पढ़ा होगा आपने, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले इस तीनों टर्म के बीच में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जब हमारे पास में कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे पास में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें लिखा हो कि उस टाइम लोग कैसे रहते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी। प्रोटो हिस्ट्री है, हमारे पास में रिटन एविडेंस तो है बट उसे डिसाइफर नहीं किया गया है, मतलब कि पढ़ा नहीं गया है। हमारे पास में स्क्रिप्ट ही नहीं है कि वो क्या लिखा है उसे हम समझ पाएँ। एग्ज़ाम्पल हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का ले सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स तो हैं बट उसे पढ़ नहीं पाए हम लोग अभी तक। और हिस्ट्री वाला वो टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास में रिटन एविडेंस भी है, हमने बहुत अच्छे से उसको डिसाइफर भी किया है। लाइक जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार जो डिलीवर किया था मौर्यन पीरियड का, उसका एग्जांपल ले सकते हैं। और प्री हिस्ट्री वाला हमारे पास में एग्जांपल है स्टोन एज का, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें फिर प्री हिस्ट्री पीरियड के बारे में पता कहाँ से चलता है। तो इसका आंसर ये है कि जो टूल्स यूज़ करते थे लोग उस टाइम में, जो हथियार यूज़ होता था शिकार के लिए, उसकी स्टडी करके लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता करते हैं। मान लो टूल्स बहुत शार्प है या फिर बहुत ज़्यादा वो बड़ा साइज़ है, तो इसके थ्रू उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को समझा जाता है, उनके लाइफस्टाइल को भी समझा जाता है। उसके अलावा जो पेंटिंग्स थे उस टाइम के, जो लोग जैसे जीते थे पेंटिंग्स में वही डेपिक्ट होती थी, तो पेंटिंग्स को ऑब्ज़र्व करके ये पता करते हैं कि उस टाइम में लोगों का लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था। फिर जो चीज़ें मिलती है उसकी कार्बन डेटिंग होती है, उसके थ्रू भी हमें पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका लाइफस्टाइल था। तो ये सारी चीज़ें हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि प्री हिस्ट्री जो है वो स्टोन एज मेनली उसमें कवर होता है। और स्टोन एज को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जो पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक और चौथा चैल्कोलिथिक। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक एज पे आते हैं। तो डिस्कशन में हम थोड़ा फैक्चुअल रखेंगे, जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी नेशनल हिस्ट्री का अलग से सीरीज़ आएगा जिसमें हम बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा फैक्चुअल क्लास होने जा रहा है। तो पैलियोलिथिक एज में जो मेन साइट्स हैं, जो उसके टूल्स होते थे, जो स्टोन्स जैसे हैंड एक्स यूज़ होता था, जो नाइफ थे वो यूज़ करते थे लोग, तो उसके सोर्स को पाया गया है साउथ बिहार रीजन में, जो मुंगेर और गया वाला रीजन है, जो बिहार का सदर्न मोस्ट पार्ट है ना, वहाँ पे ये लाई करता है, मुंगेर और गया। वहाँ से मिला है पैलियोलिथिक साइट। क्वेश्चन बन सकता है पैलियोलिथिक साइट कहाँ कहाँ से डिस्कवर किया गया है बिहार में, तो आंसर विल बी मुंगेर एंड गया। ठीक है। फिर मेसोलिथिक साइट का मिला है हमारे पास में मुंगेर और नालंदा से, ये भी साउथ वाले रीजन में ही आता है। फिर नियोलिथिक साइट का हमें मिलता है चिरांद, चेचर और मनेर से। चिरांद है हमारा सारण डिस्ट्रिक्ट में, चेचर है वैशाली में और मनेर है पटना में।
फिर चैल्कोलिथिक का साइट है चिरांद, चेचर, गया, राजगीर और मनेर में। ये सारे साइट्स हैं। अभी हम थोड़ा सा बस उस पीरियड के बारे में कर लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो लोग थे वो मेनली हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। वो भटकते रहते थे, नोमैडिक लाइफस्टाइल थी उनकी, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम में। और पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर, मिडिल, अपर। तो अपर वाले में जो सबसे लास्ट में था, वहाँ पे हमारे पास में आग की डिस्कवरी हो गई थी अपर वाले में। और आग के साथ साथ जो अभी के होमोसेपियंस हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गए थे अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। फाइन, तो ये हमारे पास में फायर और होमोसेपियंस ये आ चुके थे। फिर मेसोलिथिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जब फायर आता है तो उसके बाद में प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, लोग खाना भी पका के खाने लगते हैं। तो अब उनका जो बेसिक नीड है वो पूरा थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद लोग सोचते हैं कि अभी जैसे एनिमल्स हैं उनको मार रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका और भी यूज़ किया जाए। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है मेसोलिथिक में। डोमेस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं मेनली फॉर द मिल्क, और प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल में, जिसमें सबसे पहले जो एनिमल था वो डॉग था जिसको डोमेस्टिकेशन में लाया गया था। और डॉग प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता था, लाइक कोई केव है उसके बाहर डॉग को रख दे, कोई दूसरे जानवर ना आए, अटैक ना करे, उसके पर्पस से भी यूज़ होता था। और यहाँ पे जो ये डोमेस्टिकेशन के साथ साथ जो फूड गैदरर्स थे वो कंटिन्यूड थे, मतलब बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की बात नहीं आई थी इस पीरियड में। फिर हम चलते हैं नियोलिथिक की तरफ। तो नियोलिथिक को रिवॉल्यूशनरी फेज़ बोला जाता है। यहाँ पे बहुत हद तक डेवलपमेंट हो चुकी थी, डेवलपमेंट इन द सेंस कि एग्रीकल्चर आ चुका था और लाइफ काफ़ी सेटल्ड हो चुकी थी। लोग जो छोटे छोटे मड के हट्स होते थे वो बना चुके थे, एक जगह रहना सीख गए थे, लाइफस्टाइल उनकी अच्छी हो गई थी। और चैल्कोलिथिक है, चैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज मतलब ये इंडियन हिस्ट्री का पहला मेटल पीरियड है, मेटल एज है, जहाँ पे पहली बार मेटल का यूज़ हुआ था चैल्कोलिथिक में। तो ये वाला जो है ना चैल्कोलिथिक का पीरियड, वो आईवीसी के साथ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में भी कोलाइड कर जाता है। मतलब आईवीसी भी चल रही थी और बहुत सारी जगह पे चैल्कोलिथिक पीरियड भी चल रहा था। फाइन, तो इसके साथ ये स्टोन एज वाला सेगमेंट कवर होता है, बिहार रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। अब स्टोन एज के बाद जैसे नेशनल हिस्ट्री में मूव करते होंगे आप, तो आईवीसी आता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये बिहार में बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया है। इसका रीज़न ये है कि जो आईवीसी के साइट्स हैं वो इंडस रिवर के आसपास वाले रीजन में, जो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आपने सुना होगा, वहाँ पे उधर वाले रीजन में ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। इसी वजह से इसका नाम भी है इंडस वैली, जो इंडस रिवर के आसपास ये फ्लोरिश हुआ था। और बिहार है, आप लोकेशन तो जानते हैं इसका, ये ईस्टर्न साइड में है, तो बिहार तक ये पहुँच नहीं पाया था, इसलिए बिहार रिलेटेड इसके कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं पाया जाता है। फिर आईवीसी के बाद हम वैदिक एज पे चलते हैं। तो वैदिक एज को 2 पार्ट में करके पढ़ते हैं, अर्ली और लेटर। तो अर्ली वैदिक पीरियड में बिहार तक ये नहीं पहुंच गया था, वहाँ का जो सिविलाइजेशन था वो बिहार तक नहीं पहुंच पाया था। और लेटर वैदिक जब आया ना, तो फिर ये बिहार के गंडक रिवर तक ये सभ्यता मिली देखने को। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वैदिक पीरियड बिहार तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाया था, बट हाँ अर्ली वैदिक पीरियड में बिहार का कोई रोल नहीं था। तो इसी वजह से जो ऋग्वेदा है ना, जिसको अर्ली वैदिक पीरियड में ही लिखा गया है, उसमें बिहार को कीकट और व्रात्य नाम से जानते हैं। कीकट का मतलब होता है इम्प्योर, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्योर नहीं है। तो
क्योंकि ये सभ्यता वहाँ तक पहुँच नहीं पाई थी। और वैदिक टाइम में जो आर्यंस थे वो वैदिक सिविलाइजेशन को ही ज़्यादा वैल्यू करते थे, और उनके हिसाब से ये बहुत ही एडवांस, बहुत ही प्योर सिविलाइजेशन था। और अगर ये बिहार तक नहीं पहुंच पाया है, मतलब बिहार का रीजन इम्प्योर रह गया है। इसके वजह से ऋग्वेदा में ये कीकट और व्रात्य नाम से जाना जाता है बिहार को। बाकी जो पहला मेंशन मिला है ना बिहार वर्ड का, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मतलब पहली बार शतपथ ब्राह्मण में बिहार वर्ड को देखा गया है। बाकी ऋग्वेदा में भी है इसका जिक्र, और यजुर्वेदा में भी है। जो विदेह रीजन है, मिथिला वाला रीजन जो नॉर्थ बिहार में है, जो अभी का मधुबनी, दरभंगा, मोतिहारी वाला रीजन कवर होता है, वहाँ की जिक्र हुई है। जहाँ के वो राजा जनक थे, सीता माता थी, वहाँ की जिक्र यजुर्वेदा में देखने को मिली है विदेह नाम से। वहीं के 25th किंग थे राजा जनक, जो बहुत ही फेमस हैं, आपने सुना होगा। तो यजुर्वेदा में भी जिक्र है, और इधर हमारे पास में ऋग्वेदा में भी है। बाकी पहली बार शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिला है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, पहली बार कहाँ देखने को मिला है बिहार का नाम वैदिक पीरियड में? तो शतपथ ब्राह्मण में, फिर ऋग्वेदा में भी है, यजुर्वेदा में भी है, और अथर्ववेदा में भी है बिहार का जिक्र। अथर्ववेदा में चर्चा मिली है उसकी, ठीक है। फिर जैसे वैदिक एज में आपने पढ़ा होगा कि जो अर्ली वैदिक हैं वहाँ पे जन होता था। जन ना, ये टेरिटरी को बोला जाता है। जो वहाँ पे टेरिटरी होते थे, जो एक रूलर होता था एक पर्टिकुलर टेरिटरी का, उसको जन बोला जाता था। उसके बाद ये एडवांस, मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन होने लगा धीरे धीरे। जो राजा थे उनके अंदर ये टेंडेंसी आ गई कि क्यों ना हम और भी टेरिटरी जीत के उसको एक्सपेंड करें और दूर में फैलाएं। तो ये जन फिर जनपद बना। मतलब जन है छोटा सा, और इसी का फिर थोड़ा लार्ज फॉर्म जनपद, ठीक। ये लेटर वैदिक पीरियड में जनपद बना, ये जन से जनपद बना, और यही जनपद फिर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के थ्रू महाजनपद बन जाता है, जो इससे लार्ज। बस इसका ना बस वो ये लेंथ का डिफरेंस था। ये छोटा फॉर्म है, इससे लार्जर जनपद, और इससे भी बड़ा महाजनपद। तो महाजनपद का नाम हम अक्सर देखते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ में देखने को मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अंगुत्तर निकाय है और भगवती सूत्र है। जो अंगुत्तर निकाय है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहाँ पे हमें जनपद का जिक्र मिला है। और भगवती सूत्र है वो जैन टेक्स्ट है, वहाँ पे भी जनपद का जिक्र मिला है। और ये दोनों ग्रंथ बताती है कि टोटल 16 महाजनपद थे। फाइन। ये जो लेटर वैदिक के बाद का जो एक्सपेंशन वाला पीरियड था ना, उसमें महाजनपद एमर्ज हुआ है। पहले जन अर्ली वैदिक, फिर लेटर वैदिक में जनपद बना, और उसके बाद ये महाजनपद। फिर एक टेरिटोरियल एक्सपेंशन की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, जैसे थोड़ा सा एक्सपेंड किए, फिर मन करता है और ज़्यादा हम कंकर करें, तो धीरे धीरे ये महाजनपद का फॉर्म ले लिया है। और ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 देखने को मिला है, 16 महाजनपद, जो कि हम नेशनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये जो महाजनपद अभी के एरिया से कैसे, मतलब अभी किस एरिया में आता है और इसका कैपिटल क्या था, ये क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर। और जो टोटल 16 महाजनपद थे उसमें से 3 हमारे बिहार में है। जो अभी भी बिहार का जो रीजन है ना, उसमें 3 हमें लोकेशन देखने को मिलता है, जो है मगध, अंग और वज्जी। तो इसमें से मगध और अंग ये साउथ बिहार में है, और वज्जी संघ ये नॉर्थ बिहार के रीजन में है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये 3 महाजनपद कैसे फॉर्म हुआ था, कैसे कैसे ये धीरे धीरे एमर्ज हुआ, और कैसे मगध इसमें सबसे पावरफुल एमर्ज हो करके मगध डायनेस्टी फॉर्म करता है। सारे महाजनपद को मगध अपने अंदर मर्ज करके एक मगध डायनेस्टी फॉर्म करता है। ये काफ़ी डिटेल में कवर किया जाएगा अगले वीडियो में।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपना रिव्यू ज़रूर दें, आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।